एक रात प्रिया की सास कविता प्रिया से बोलती है। प्रिया बहू, आज जतिन अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है तो 2 दिन बाद ही घर लौटेगा, इसलिए तू अपनी ननद के साथ उसके कमरे में ही सो जा। हाँ सासू माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी मुझे अकेले नींद नहीं आती, पायल के साथ ही सो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, अब जाकर सो जा, रात काफी हो चुकी है। प्रिया जैसी अपनी ननद पायल के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि प्रिया ने खुद कंबल पूरी तरीके से ढका हुआ है और ये देखकर प्रिया सोचती है, अरे इतनी गर्मी में कंबल कौन ओढ़ कर सोता है? आखिर पायल क्या कर रही है इस कंबल के अंदर? कहीं इस कंबल में कुछ मंगल तो नहीं हो रहा ना? पता लगाना ही पड़ेगा कि मेरी ननद किससे कंबल के अंदर मंगल कर रही है। प्रिया चुपके से जाती है और ननद के ऊपर से कंबल हटा देती है, जिसके बाद बेचारी ननद घबरा जाती है क्योंकि वो चोरी से मुल्तानी मिट्टी खा रही थी। और ये देखकर प्रिया बोलती है, अरे पायल, ये सब क्या है? तुम मुल्तानी मिट्टी खाती हो? अरे तुम्हें पता भी है अगर सासू माँ को इस बारे में पता लगा तो वो मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगी। अच्छा तो अब आप मेरे को धमकी दोगी? जाकर ना जिससे बोलना है बोल दो, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मुझे मुल्तानी मिट्टी खाना पसंद है, इसलिए मैं आराम से इस कंबल के अंदर छुप छुप कर मुल्तानी मिट्टी खाती हूँ। अच्छा तो मतलब तुम्हारे अंदर अब किसी का भी डर नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जाती हूँ सासू माँ के पास और उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती हूँ। फिर उसके बाद सासू माँ तुम्हारा क्या करेंगी वो तो तुम्हें भी अच्छे से पता ही है। इतना बोलकर प्रिया अपनी सास से ननद की शिकायत करने जा रही थी। तभी पायल अपनी भाभी का पैर पकड़ लेती है और उससे बोलती है, अरे भाभी, आप तो सच में माँ को बताने के लिए जा रही हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। भाभी प्लीज माँ को कुछ मत बताना। आप तो जानती हो ना कि माँ छोटी छोटी बात को लेकर कितना गुस्सा हो जाती है, और उसके बाद तो माँ नहीं बल्कि उनके चप्पल जूते ही बात करते हैं। हाँ तो मेरी प्यारी ननद जी, आपको पता है ना कि मुझसे बहस करना कितना भारी पड़ता है आपको, तो क्यों बेकार में अपना टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट करती रहती हो? अच्छा ठीक है भाभी। अच्छा ठीक है, अगर चाहती हो कि तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को ना बताऊं तो तुम्हें अब से मेरा हर काम करना होगा और मेरी हर बात माननी होगी, फिर चाहे कुछ भी हो। सॉरी भाभी, प्लीज माँ को कुछ मत बताना। अच्छा ठीक है भाभी, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर कहोगी तो रसोई का सारा काम कर दूंगी, पर प्लीज प्लीज माँ को मत कुछ बताना। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा ये सीक्रेट हमेशा मेरे तक ही रहेगा। ऐसे ही अगली सुबह प्रिया अपनी ननद को सुबह 6 बजे उठाती है और उससे कहती है, पायल उठो, सुबह के 6 बज चुके हैं। किचन का काम भी तो करना है ना तुम्हें, और बाकी की साफ सफाई भी करनी है। चलो जल्दी उठो, अभी लेट उठने की आदत खत्म कर दो, वरना जानती ही हो कि मैं क्या करूँगी। अच्छा ठीक है भाभी, जा रही हूँ मैं। प्रिया की धमकी सुनते ही पायल रसोई में जाकर काम करने लगती है और ऐसे ही धीरे धीरे घर के सभी लोग जाग जाते हैं। तभी बबीता अपनी बेटी को ऐसे काम करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। बेटा पायल, तू रसोई में क्या कर रही है? तेरी भाभी कहाँ है? अरे माँ, मैंने ही भाभी को बोला है कि आप आराम करो। वैसे भी भाभी अकेले सारा घर का काम करती रहती हैं, इसलिए 1-2 दिन के लिए उन्हें आराम दे दो। अरे मेरी बिटिया तो बहुत समझदार हो गई है। चल ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों ननद भाभी के बीच में इतना प्यार है। अच्छे लग रहे हो दोनों। बेचारी पायल मजबूरी में घर का सारा अकेले ही काम खत्म कर देती है। थोड़ी देर बाद प्रिया अपनी ननद को आवाज लगाती है। पायल अपनी भाभी के पास आती है और उनसे बोलती है, क्या हो गया भाभी, क्यों आवाज लगा रही हो तुम? अब तो मैंने सारा काम खत्म भी कर दिया, फिर अब क्या हो गया? अरे पायल, भूल गई क्या? मेरी पर्सनल केयर कौन करेगा? जाओ वहाँ से तेल लेकर आओ और मेरे सर में मालिश कर दो। अरे मैं कोई आपकी पर्सनल केयर करने वाली नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि आप मेरे इस राज को छुपाकर मुझसे सारा घर का काम करवा लोगी और मुझे नौकरानी बना लोगी अपनी? ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है वो कर लो। मैं तो जा रही हूँ सासू माँ को तुम्हारा वो सीक्रेट बताने, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अच्छा ठीक है, कर रही हूँ तुम्हारे सर में चंपी। ऐसे ही प्रिया को अपनी ननद को ब्लैकमेल करने के बाद सारे घर के काम करवाने में बड़ा ही मजा आने लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी पायल मजबूरी में अकेले ही घर का सारा काम करती रहती। ये सब देखकर बबीता को बहुत ही अजीब लगने लगा था। क्या बात है पायल बेटा, मैं देख रही हूँ कई दिनों से तू घर का सारा काम कर रही है और तेरी वो भाभी है वो सारा दिन फोन पे बात करती रहती है। आखिर क्या बात है? कुछ बात है तो मुझे बता।
नहीं माँ, कोई बात नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही अपनी मर्जी से घर का सारा काम कर रही हूँ। और वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे भी अपने ससुराल जाना ही है। धीरे धीरे आदत डाल लूंगी तो मेरे लिए ही अच्छा है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर अचानक से इतना बदलाव कहाँ से आ गया तेरे अंदर? पायल को अचानक से बदला हुआ देखकर घर के सभी लोग हैरान थे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दिन प्रतिदिन प्रिया कामचोर होती जा रही थी और सारा काम अपनी ननद पायल से ही करवाती। ऐसे एक दिन पायल अपनी भाभी की हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है और वो अपनी भाभी से बदला लेने का सोचती है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे कैसे भी भाभी से बदला लेना ही होगा, या तो मुझे कैसे भी उन्हें उनके ही जाल में फंसाना होगा, तब जाकर भाभी को अकल आएगी, वरना ऐसे तो वो मुझसे सारा घर का काम करवाती रहेंगी। ऐसी ही पायल अपनी भाभी के ऊपर नजर रखना शुरू करती है और एक दिन प्रिया अपने कमरे में बैठकर चौक खा रही थी। ये देखकर पायल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो तुरंत प्रिया के पास जाती है और उससे बोलती है, क्या बात है भाभी, मेरे सामने तो उस दिन बहुत लंबी लंबी फेंक रही थी ना, और ये क्या आराम से कमरे में बैठकर चोरों की तरह चौक खा रही हो? चलो अब तो भगवान ने खुद मुझे मौका ही दे दिया कि मैं माँ के सामने तुम्हारी चौक खाने वाली आदत के बारे में बता दूं। अरे पायल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता ही है अगर सासू माँ को पता चलेगा कि वो कितना गुस्सा करेंगी। जैसे मैं तुम्हारा सीक्रेट छुपा के रखी हूँ, ठीक वैसे ही तुम भी मेरा सीक्रेट छुपा कर रखो ना। नहीं नहीं भाभी, तुमने तो मुझे बहुत परेशान किया है ना। अरे रोज रोज मुझे ब्लैकमेल करती थी, अब तो तुम्हारी पोल खोल कर ही रहूंगी मैं, फिर चाहे इसी बहाने मेरी पोल क्यों ना खुल जाए। पायल प्लीज, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। तुम तो जानती ही हो कि अगर सासू माँ को पता चला तो वो बहुत अच्छे से खबर ले लेंगी हमारी। प्लीज, तुम्हारी बात तो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी और ना तुम मेरी बात कभी किसी को बताना, बल्कि मैं तो चौक खाना भी बंद कर देती हूँ। ठीक है, फिर अगर आप इतना ही बोल रही हो तो यही सही, लेकिन आपने मुझे जैसा परेशान किया है, ठीक मुझे भी वैसे ही आपको परेशान करना है। कल से घर का सारा काम आपको ही करना है, और हाँ, मेरी पर्सनल केयर करना मत भूलना। ठीक है बाबा, ले लो बदला। अब तुम भी मुझसे जो मैंने किया है वही करो अब मेरे साथ भी। कहते हैं ना, अक्सर जैसे को तैसा ही मिलता है। प्रिया ने अपनी ननद के साथ जो किया, ठीक वैसा ही पायल अपनी भाभी के साथ कर दिया और ये दोनों भाभी ननद मिलकर अब अपना सीक्रेट हमेशा एक दूसरे तक ही रखती हैं। मेघा बचपन से ही कुछ न कुछ अलग बनाती रहती थी और नया नया ट्राई करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मेघा अपनी माँ गीता से कहती है, माँ आज आप मार्केट की तरफ जाओगी? हाँ, बस घर का थोड़ा सामान लाना था। तुझे भी कोई काम है क्या? हाँ माँ, आप घर आते वक्त मार्केट से रबड़ी लेते आना। तू कहीं फिर आज कुछ अलग बनाने की तो नहीं सोच रही है ना? देख, कुछ अलग बनाने की जरूरत नहीं है। सबके लिए आज दाल चावल बना ले, सादा खाना ही सबके लिए अच्छा होता है। माँ, आप लोगों के लिए मैं दाल चावल बना दूंगी, बाकी मुझे तो आज कुछ अलग बनाने का मन कर रहा है। माँ प्लीज ले आओ ना मार्केट से रबड़ी। आपको तो पता है ना, मैं जो भी बनाती हूँ अच्छा ही बनाती हूँ। तो फिर तू रबड़ी भी घर में ही बना ले, उसके लिए तो इतना इंतजार क्यों कर रही है? माँ, आप वैसे भी मुझे इतना सुनाती रहती हो कि मेरी वजह से जल्दी गैस खत्म हो जाती है, और अब रबड़ी बनाऊंगी तो आप कितना सुनाओगी मुझे, बस इसीलिए मैं बाहर से मंगवा रही हूँ। चलो, कुछ तो दिमाग वाली बात करी तूने। ठीक है, ले आऊंगी, लेकिन ज्यादा नहीं लाऊंगी, बस थोड़ी सी ही लाऊंगी। उसमें से जो हो पाएगा वो तू कर लियो, वरना रोइयो मत, ठीक है ना? गीता मार्केट जाती है और आते टाइम वहाँ से मेघा के लिए रबड़ी भी ले आती है, और मेघा अब रबड़ी और गेहूं का आटा लगाने लग जाती है। फिर उसके पराठे बनाती है। बनाने के बाद जब मेघा ये सब खाती है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। रबड़ी के पराठे अच्छे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मिसिंग सा लग रहा है। खैर मुझे क्या, अब जाकर माँ को खिलाती हूँ, माँ को भी अच्छे ही लगेंगे रबड़ी के पराठे, कभी खाए जो नहीं होंगे। मेघा तुरंत रबड़ी का पराठा लेकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को खिलाने लगती है। माँ, ये रबड़ी पराठा कैसा बना है? ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। आजकल तो पता नहीं कौन कौन से पराठे आने लगे हैं। ये रबड़ी पराठा नया नया चलना शुरू हुआ है क्या? और आज तो तूने रबड़ी मंगवाई थी, तो ये रबड़ी पराठा क्यों मंगवाया है? माँ, ये मैंने मंगवाया नहीं है, बल्कि ये तो मैंने खुद बनाया है। तभी तो मैंने आपसे रबड़ी मंगवाई थी, क्योंकि मुझे रबड़ी पराठा एक बार ट्राई करना था। अब बोलो। कुछ भी कहे तू, लेकिन खाना तो बहुत अच्छा बना लेती है। तेरी सास तो तुझसे बहुत ही खुश रहेगी। वैसे मुझे कहना तो पड़ेगा ही, अब तक तूने जितना भी कुछ बनाया उसमें से सबसे अच्छा ये रबड़ी पराठा था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और खाओ ना फिर।
बेटा अच्छा तो लग ही रहा है, लेकिन मुझे कुछ मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं बस एक ही पराठा खा सकती हूँ। एक काम कर, जा अपने पापा को खिला दे, उन्हें तो काफी अच्छा लगेगा ये। मेघा अब अपने घर वालों के कहने पर आस पड़ोस के लोगों की डिमांड में कई बार रबड़ी पराठा बनाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मेघा अपने कमरे में बैठी थी, तभी वहाँ मेघा का पिता आता है और मेघा से बोलता है, अब बेटा मेरे ऑफिस से कुछ लोग घर आने वाले हैं और उनकी जिद है तो मैं मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं सबको घर बुला रहा हूँ। तो इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे आपके लोग हैं घर पर खाना बनाने के लिए, आ भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। आप माँ को बता दो कितने लोग आ रहे हैं। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने पूरे ऑफिस में बता दिया है कि मेरी बेटी रबड़ी पराठा बहुत अच्छा बनाती है, तो तू उनके लिए बना दियो, वो तेरे हाथों का खाना चाहते हैं। पापा आपको रबड़ी लानी पड़ी, क्योंकि बिना रबड़ी के तो रबड़ी पराठा नहीं बन सकता ना। तू कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती है। मुझे तो तेरे हाथ की रबड़ी इतनी अच्छी लगती है कि मन करता है दुकान खुलवा दूं, ताकि सबको पता चले मेरी बेटी कितना अच्छा बनाती है रबड़ी पराठा। आप भी ना पापा, चलिए अब जाइए और जल्दी से रबड़ी ले आइए, वरना लेट हो जाएगा। सब कुछ ऐसे ही अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद मेघा के पिता का एक कार हादसे में देहांत हो जाता है, जिसके बाद मेघा बहुत टूट जाती है। मेघा की माँ भी कुछ नहीं खा रही होती है। तभी मेघा के पास उसकी पड़ोसन विमला आती है और मेघा से कहती है, मेघा बेटी चुप हो जा, अब होने को कौन टाल सकता है, जो होना होता है वो हो ही जाता है, इसीलिए अब तुझे आगे बढ़ना होगा। अपनी माँ को देख, कुछ नहीं खाया है उसने। लेकिन मैं कैसे संभालूं? मैं तो खुद को ही नहीं संभाल रही हूँ। पापा ने पूरा घर संभाला था अच्छे से, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। फिर मैं कैसे क्या करूँगी? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? तूने पूरे मोहल्ले में अपनी रबड़ी पराठा कितना मशहूर किया है, तू वही क्यों नहीं बना सकती? देख तू दुकान लगा ले अब इसकी। शायद आप सही कह रही हो। पापा को मेरे हाथ का रबड़ी पराठा बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने एक बार बातों बातों में मुझसे कहा भी था कि वो मेरी दुकान खुलवा दे। अब मैं पापा की ही बात मानकर रबड़ी के पराठे की दुकान खोलूंगी। पापा जहाँ भी होंगे उन्हें अच्छा लगेगा ये देखकर। बेटा अब तुझे ही सब संभालना है, घर भी, खुद को भी और अपनी माँ को भी। और इन सबको संभालने में अगर तू अपने पापा को भी खुशी दे पाएगी तो ये देखकर तुझे ही सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। थैंक यू विमला आंटी, इतनी मुश्किल घड़ी में आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मेघा अब अपने पापा के जाने के बाद रबड़ी पराठा बेचने के लिए तैयार हो जाती है। मेघा खुद इतनी हिम्मत जुटा रही थी। ये देखकर गीता को काफी अच्छा लगता है और वो मेघा से कहती है, तेरे पापा हमेशा तेरी तारीफ में बोलते थे कि उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि वो चाहते थे तू अपना ये रबड़ी पराठा सबको खिलाए, सब टेस्ट करे इसको। हाँ माँ, पापा ने भी मुझे कहा था एक बार ये, तभी तो मैं अब रबड़ी पराठा बेचूंगी। बेटा तूने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर कोई तेरे पापा की तरह रबड़ी पराठे को इतना प्यार नहीं देगा। क्या मतलब है आपका माँ? मैं कुछ समझी नहीं। तेरे पापा को रबड़ी पराठा बहुत अच्छा लगता था और तू बनाती थी तो वो बहुत खुशी से खा लेते थे, लेकिन जो लोग पैसे देंगे वो अपने बारे में ही सोचेंगे ना। लोगों को मीठा से ज्यादा चटपटा पसंद है। तो माँ अब मैं ऐसा क्या ही कर सकती हूँ जो सबको पसंद आए और मेरे रबड़ी पराठा मशहूर हो जाए। मीठे में कुछ तीखा और चटपटा मिल जाता तो स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता। अपनी माँ की बात सुनने के बाद अब मेघा रबड़ी पराठा और आलू टिक्की बेचने लगती है। इतना अलग कॉम्बिनेशन देखकर लोग मेघा की दुकान में भी आते हैं और सबको ये रबड़ी पराठा और आलू टिक्की काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे मेघा का काम ऊंचाई छूने लगा था। एक दिन मेघा मुंह लटकाकर घर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। मेघा को उदास देखकर वहाँ गीता आती है और बोलती है, क्या हुआ मेघा, सब ठीक है ना? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? दुकान पे कुछ हुआ है क्या? माँ वो क्या हुआ मेघा, कुछ बोल ना। अगर कोई टेंशन है तो मुझे बता, मुझे तुझे ऐसे देखकर बहुत टेंशन हो रही है। देख अगर वहाँ कुछ हुआ है तो अब रबड़ी पराठा बनाना बंद कर दे। मैं पहले ही अपने पति को खो चुकी हूँ, तुझे अगर कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तू अभी बंद कर दे अपनी दुकान। ये लो माँ। इसमें क्या है? देख अगर किसी बात को लेकर तू डरी हुई है तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अभी तेरी माँ जिंदा है, मैं सब कुछ देख लूंगी। माँ आप पहले इस लिफाफे को खोल कर तो देखो कि इसमें आखिर है क्या। मैं यहाँ तेरे लिए परेशान हो रही हूँ
और तू इस लिफाफे के पीछे पड़ी है। हाँ, तभी तो आपको पता चलेगा ना सब। अब आप पहले इस लिफाफे को खोलो। गीता लिफाफा खोलती है तो उसमें काफी सारे पैसे थे। बेटा तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई? कहीं कुछ गलत तो? कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ मैं माँ। मेरा रबड़ी पराठा और आलू टिक्की इतनी फेमस हो गई है कि मुझे 5 स्टार होटल से ऑफर आया है। अब मुझे हफ्ते में एक बार बल्क में वहाँ से रबड़ी पराठा और आलू टिक्की बेचनी है, और ये उसकी ही एडवांस पेमेंट है। क्या इतनी बड़ी खुशखबरी की बात है और तू मुझे डर कर बता रही है? वक्त ने मेघा से काफी कुछ छीना तो था, लेकिन अब मेघा को काफी कुछ दिया भी है। सरिता अपनी बहू नीलम से बात करते हुए कहती है, अरे बहू, वो तुम्हारी दूर की मौसी है ना, शारदा मौसी? हाँ है, तो क्या हुआ माँ जी? उनकी बहू है ना, वो माँ बनने वाली है। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि उनके पास इतना सब कुछ है, पैसा है, सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहू का ध्यान नहीं रख पाती। तो क्या हुआ माँ जी? सबका एक जैसा नहीं होता है, और वैसे भी आप परेशान मत हो, मेरा ध्यान आप वैसे भी इतना रखती हो। अगर मैं भी गर्भवती हो गई तो आप और भी ज्यादा ध्यान रखोगी मेरा। बहू तो इतना समझती है, लेकिन तू ये भी जानती है कि हम कितना गरीब हैं। मैं तो दूसरों का सोचकर परेशान हूँ, फिर हमारा क्या होगा? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से नीलम भागते हुए चली जाती है, क्योंकि उसे उल्टियाँ हो रही थी और चक्कर भी आने लगे थे। सरिता उसे लेकर पास के दवाखाने में जाती है और उसके इलाज के बाद पता चलता है कि नीलम गर्भवती है। ये सुनकर सरिता बहुत खुश होती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात से परेशान भी थी कि वो अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रख भी पाएगी या नहीं। सरिता नीलम को दवाखाने से वापस घर लेकर आती है और घर आते ही नीलम अपने बेटे आनंद से कहती है, बहू, आज तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम समझ भी नहीं सकते कि मैं आज कितना खुश हूँ। हाँ माँ, आप दादी बनने वाली हो और मैं पापा। हाँ, तो यही बहू के पास रुक, मैं जल्दी से नजर उतार देती हूँ बहू की। कहते हैं गर्भवती औरत को जल्दी नजर लगती है। मेरे बस में जितना है उतना तो कर ही सकती हूँ मैं अपनी बहू के लिए। माँ जी, आप मेरे लिए जितना भी कर रही हो ना, वो बहुत ज्यादा है, और आप कुछ भी परेशानी में मत रहो, सब ठीक है माँ जी। सरिता नीलम की नजर उतारती है और उसका अब पहले से भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगती है। सरिता की हालत भले ही खराब हो, लेकिन वो अपनी बहू का जितना हो सकता उतना ख्याल रखती। ऐसे ही एक दिन नीलम सरिता से कहती है, माँ जी, मेरा इमली खाने का मन हो रहा है, आप इमली ले आओ ना। बहू, पैसे तो है नहीं मेरे पास, लेकिन तू यहीं रुक, तेरा जो खट्टा खाने का मन कर रहा है ना, मैं भी जाकर उसका इंतजाम करती हूँ कुछ। माँ जी, रहने दो, मेरा मन नहीं है अब, आप कुछ मत करो। अरे ऐसे कैसे रहने दे? तुझे इमली खाने का मन कर रहा है ना, खट्टा खाना है ना तुझे, रुक मैं भी लाती हूँ तेरे लिए। सरिता वहाँ से नीलम के लिए हाथों का बनाया नींबू का अचार लेकर आती है और नीलम को देते हुए कहती है, बहू ये खा और बता कि कैसा बना है। मुझे पता था कि तेरे को खाने का मन करेगा ये, इसलिए मैंने पहले ही बनाना शुरू कर दिया था, और अब अच्छा बन भी गया होगा। ये ले खा ले, ये घर का बना है, तेरे लिए अच्छा ही होगा। हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा है, मैंने आज से पहले तो कभी ऐसे नहीं खाया ना। ये मेरी सास ने मुझे मेरी गर्भवती होने पे खिलाया था, बोला था कि बहुत अच्छा होता है, ये घर में बना होता है और स्वादिष्ट भी होता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और मुंह का स्वाद भी बदल देता है। माँ जी, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे तरीके से मेरी इच्छा पूरी कर रही हो। सरिता इसी तरह नीलम की सारी इच्छा को पूरा करने में लगी रहती। नीलम को कुछ भी खाने का मन होता तो वो अपनी गरीब होने के बावजूद वो सब करती जो उसके बन पड़ता, बल्कि अपनी गरीबी में रहकर उसे अच्छे से अच्छा बना कर देती। इसी तरह कई दिनों तक चलता है। काफी दिनों तक तो सब ठीक रहता है। कुछ दिनों बाद नीलम के पेट में अचानक बहुत दर्द होता है और सरिता नीलम को वापस दवाखाने लेकर जाती है और वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद सरिता को बोलती है, इनकी गर्भ बढ़ नहीं रही है, आपको इनका और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और इनके खाने पीने का भी, क्योंकि आप इनकी सेहत को लेकर जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हूँ, जो भी मेरी बहू की सेहत के लिए सही है मैं वही देती हूँ उसे। ऐसा नहीं होता है, आप उसे क्या दे रहे हो इस पे डिपेंड नहीं करता है, आपकी बहू का शरीर क्या ले पा रहा है उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको वो सब चीजें ही देनी है जो उनकी सेहत को अच्छा करे। मैं आपको एक डाइट चार्ट बनाकर दे देती हूँ, आप इन्हें ही वही सब देना। ठीक है। डॉक्टर सरिता को डाइट चार्ट बनाकर दे देती है और वो चार्ट देखकर सरिता और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि डाइट चार्ट में जो भी था वो कैसे अपनी बहू को ला कर देगी।
सरिता इसी सोच में रहती है और अपनी बहू को लेकर घर आती है। दोनों घर आए ही थे कि तभी वहाँ नीलम की माँ अनीता आती है और बोलती है, ये क्या है? आप मेरी बेटी का ऐसी हालत में भी ध्यान नहीं रख सकती हो क्या? या अपनी गरीबी में खुद जैसे मर रही हो वैसे ही मेरी बेटी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी गरीबी का स्वाद चखाकर ही मानोगी। बहन जी आप ये कैसे बोल रही हैं? मैं अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हूँ और वो जब से गर्भवती हुई है तब से तो और भी ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं उसका। अगर आप ध्यान रखती तो आज ये हालत नहीं होती मेरी बेटी की। जहाँ आप इसके इलाज के लिए गई थी वो मेरी जान पहचान की थी, उसने मुझे सब बता दिया है। आप मेरी बेटी की ढंग से डाइट तक नहीं खिला सकती हो। हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बहू को भूखा रखती हूँ। मैंने तो पहले ही बोला था नीलम को कि अपनी पसंद के लड़के से शादी करेगी तो यही होगा, और अब देख लो यही हो भी रहा है। माँ मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती रहो। माँ जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और ये तो होता रहता है। माँ जी अब मेरा बहुत ध्यान रखती है, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहू ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारी माँ है, अब तक उन्होंने ही तुम्हारा ख्याल रखा है। अब तुम ऐसा बोल रही हो उन्हें तो कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। हाँ मैं तो दुश्मन हूँ ना तेरी, और सब तो तेरे लिए ही खड़े हैं जैसे। हाँ तो आप ऐसा क्यों बोल रही है जैसे मेरी सास की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। ठीक है नहीं बोलती मैं, लेकिन अब से मैं भी यहीं रहूंगी ताकि इन गरीबों के पास जो नहीं है वो भी तुझे मिल सके। आप अपनी बेटी को लेकर निश्चय हो जाइए, हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने बोल दिया है मैं यहीं रहूंगी तो यहीं रहूंगी। अनीता भी अब अपनी बेटी के साथ वहीं रहने लग गई थी। अनीता के आने से सरिता का खर्चा भी बढ़ गया था, लेकिन अब हर समय अनीता सर पर खड़ी रहती कि उसकी बेटी को किसी चीज की कमी ना हो। ऐसा कई दिनों तक चलता है। सरिता गरीब होने के बावजूद अनीता को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। ऐसे ही कई महीने निकलते हैं और धीरे धीरे नीलम की डिलीवरी का समय भी आता है। डिलीवरी का समय चल रहा था कि एक रात बहुत जोरों की बारिश होती है कि तभी नीलम के पेट में दर्द उठता है और नीलम अनीता और सरिता को बुला कर कहती है, माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है बच्चे के आने का यही समय है, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, ऐसे में तो बहू को बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। एक तो तुम लोग रहते भी ऐसी जगह हो जहाँ किसी को बुलाया भी जाए तो आने में सालों लगा देगा। अब क्या होगा मेरी बेटी का? अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम कैसे करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तो कोई बात नहीं ना, मैं हूँ ना, मुझे इन सब चीजों की बहुत जानकारी है, मैं करूँगी ना। जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें ला के दो मुझे बस। सरिता और अनीता मिलकर डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं और काफी देर तक कोशिश करने के बाद दोनों की मेहनत सफल होती है और नीलम एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। और जन्म देने के बाद नीलम अनीता और सरिता से कहती है, माँ देखा आपने मेरी सास को, अपनी गर्भवती बहू के लिए उन्होंने वो सब किया जो शायद आप भी नहीं कर सकती। आज इनकी वजह से ही मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आया है। हाँ मुझे लगा कि पैसे से ही सब हो सकता है, लेकिन यहाँ गरीब होने के बाद भी इन्होंने सब आसानी से संभाल लिया। सरिता अपनी बहू की डिलीवरी करती है और उसके बाद अनीता को भी समझ आता है और वो दोनों खुश होती हैं और इसी तरह आगे की ये जिंदगी भी काटती हैं। सरिता जल्दबाजी में घर आती है और आते ही घर का दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर सरिता की बहू नीतू सरिता से कहती है, अरे अरे माँ जी, आप इतनी जल्दी में कहाँ से आ रही हो और आते ही दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कोई बाहर है क्या जिससे आप डर रही हो? हटो तो जरा, मैं दिखती हूँ कौन है बाहर। अरे बहू कोई नहीं है दरवाजे पर, और मैं कहीं जल्दी में नहीं आई हूँ, वो तो मैं ऐसे ही आई हूँ जैसे हर बार आती हूँ। माँ जी आपको क्या मैं पागल नजर आती हूँ या आपको ये लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? अरे मैंने खुद देखा आप कैसे जल्दी से घर में घुस गई और दरवाजा भी जल्दी से लगा दिया, जैसे कि कोई उधारी के पैसे मांगने आ रहा हो। क्या हुआ है माँ जी, मुझे बताओ, कोई परेशान कर रहा है क्या आपको? अच्छा तू ये बात कर रही है? अरे बहू मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, और मैं घर में इसलिए ही जल्दी आई हूँ क्योंकि मुझे बाथरूम जाना था और दरवाजा इसीलिए बंद किया कि विमला ना आ जाए। अच्छा तो ये बात है, मैं तो डर ही गई थी कि ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतनी डर गई हो। सरिता अपनी बहू को बताकर वहाँ से तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरिता और नीतू दोनों एक साथ मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सरिता नीतू को रोकते हुए बोलती है, अरे बहू इस रास्ते से मत जा, चल हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, ये रास्ता बहुत लंबा है। अरे माँ जी दूसरा वाला रास्ता ना बहुत खराब है, वहाँ सड़क का काम चल रहा है तो जाने का रास्ता कहीं से नहीं है।
ऊपर से नालियों का पानी भी बाहर सड़क पर ही आ रहा है। नहीं बहू, मैं अभी कुछ दिन पहले इस रास्ते से आई थी, मुझे तो कहीं भी ये रास्ता खराब नहीं दिखा। पहले ये सब काम चल रहा था इस रास्ते पर, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बढ़िया रास्ता है। अरे माँ जी, कल ही पुलकित मुझे बता रही थी कि ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तभी तो मैं मना कर रही हूँ ना इस रास्ते से जाने के लिए। चलिए, अब यही वाला रास्ता बिल्कुल ठीक है। बहू तू मुझसे बहस मत कर, मैं तेरी सास हूँ, तेरे पति की माँ हूँ। तुम दोनों से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, कहीं ना रास्ता खराब है। चल मेरे साथ, तू बढ़िया ही ड्रामे करने वाली। सरिता नीतू की एक बात नहीं सुनती और जबरदस्ती उसे भी टूटे हुए रास्ते से लेकर जाती है, जहाँ पूरी तरफ कीचड़ ही कीचड़ था, पानी भरा हुआ था। ये देखकर नीतू कहती है, देखा ना माँ जी आपने, मैं आपको पहले से ही बोल रही थी कि ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब खुद देख रही हो ना हम दोनों का क्या हाल हुआ है। कहाँ क्या हुआ बहू, बिल्कुल तो ठीक है, और वैसे भी थोड़ी दूर की बात है, फिर देख बिल्कुल बढ़िया सड़क है। तू भी ना, तेरे ऊपर जरा सी मिट्टी लग जाए तो दिक्कत हो जाती है। अभी सरिता अपनी गलती नहीं मान रही थी और अपनी बहू को चुप होने के लिए कहती है। जैसे तैसे वो दोनों टूटा हुआ रास्ता पार करके मार्केट में आते हैं, लेकिन मार्केट में शुरू में ही रामू गोलगप्पे वाला था, जो सरिता को देखकर उसे वहीं पर रोक लेता है और उससे बोलता है, आज मिल ही गई माँ जी आप, आज मेरे पूरे पैसों का हिसाब कर दो। बहुत परेशान कर दिया है आपने। अरे उस दिन तो पहचानने से भी मना कर दिया था और अपने घर तक भगवाया था मुझे अपने पीछे पीछे। तुम तो दूसरे वाले रास्ते पे अपनी रेडी लगाते थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, इसका मतलब है आप इस टूटे रास्ते से इसलिए ही आई हो ताकि मेरे पैसे ना देने पड़े। फिर तो अच्छा हुआ उन पुलिस वालों का, उन लोगों ने हमें वहाँ अपना ठेला नहीं लगाने दिया, इसलिए यहाँ लगा पाए और आज आप हाथ में लगी गईं। बहुत हो गया माँ जी, आज आप मेरे पैसे दे ही दो। माँ जी ये क्या हो रहा है? आप इसलिए मुझे इस रास्ते से लाई ताकि आपको इनको पैसे न देने पड़े। किस बात के पैसे? अरे बहू तू ही बता, गोलगप्पे तो वो होते हैं ना जो तीखे चटपटे हो, मैंने तो बस गोलगप्पे ही लिए इनके, गोलगप्पे वाला पानी थोड़ी ना लिया जो इनके पैसे बनेंगे। देख रही हो ना आप मैडम जी माँ जी को, अरे फीके गोलगप्पे में भी तो हमारी मेहनत है, पैसे लगते ही है ना। पूरे 700 रुपए हो चुके हैं अब तक माँ जी के, और इन्होंने एक ढेला तक नहीं दिया है। भैया माँ जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अपनी सास के मना करने के बाद भी नीतू गोलगप्पे वाले को उसके पैसे दे देती है। सरिता ऐसी ही अक्सर करती, गोलगप्पे वाले से फीके गोलगप्पे खाती और बिना पैसे दिए वहाँ से चली जाती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते। कुछ दिनों बाद सरिता विमला के घर पर जाती है और उससे बोलती है, अरे विमला बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं ना? माफ कर दे सरिता मुझे। अरे तेरे साथ कहीं बाहर जाने में तो मुझे शर्म आती है, पता नहीं कितने लोग के पैसे लेकर बैठी है। तेरे साथ देखकर तो लोग मुझे भी तेरे जैसा ही समझते हैं। तू भी कैसी बातें कर रही है? अरे मेरे साथ होती तभी तो तुझे भी गोलगप्पे खाने को मिलते हैं, और मुझे तो फीके गोलगप्पे ही पसंद है, और फीके गोलगप्पे के पैसे कौन देता है? बहन तुझे कैसे भी गोलगप्पे पसंद हो, लेकिन किसी की तो कमाई होनी चाहिए ना। तू किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती है, वो बेचारा इतनी मेहनत से कमाता है। अब तू भी मुझे ज्ञान मत दे और चल मेरे साथ। सरिता विमला को अपने साथ जबरदस्ती घर पर लेकर जाती है और गोलगप्पे की रेडी के पास जाकर बोलती है, भैया मेरे लिए एक प्लेट फीके गोलगप्पे लगा दो, अगर थोड़े से भी चटपटे हुए तो मैं पैसे नहीं दूंगी, पहले ही बता रही हूँ, फिर मत बोलना कि मैं पैसे खा गई आपके। अरे बिल्कुल लगा देंगे जी, अभी लगाते हैं। अब तो पता नहीं कौन कौन से गोलगप्पे आ गए, आप फीके की बात कर रही हो। ये लीजिए प्लेट। गोलगप्पे वाला सरिता को फीके गोलगप्पे खिलाने शुरू करता है, जो सरिता को बहुत अच्छे लगते हैं। सरिता उन्हें खाकर बहुत खुश हो जाती है। भैया बहुत बढ़िया ये फीके गोलगप्पे, एक प्लेट पैक कर देना। विमला ये ले तू भी खा, बहुत अच्छे हैं। नहीं तू ही खा, मुझे नहीं खाना है। पता नहीं कैसे तू ये फीके गोलगप्पे खा लेती है। अरे यही खाने होते तो घर पर खुद बनाकर और खुद खा लेती मैं, यहाँ क्यों आती तेरे साथ। ए जी आप हमारा काम काहे खराब कर रही हो? अगर इन्हें फीका गोलगप्पा अच्छा लग रहा है तो खाने दीजिए ना। और बात रही घर पे बनाने की, अगर ये लोग घर पे बना के खा लेंगी तो हम क्या करेंगे? ढोल बजाएंगे। इस बार गोलगप्पे वाले भैया को वो पैसे देकर खुशी खुशी घर पर आती है और अपनी बहू को बुलाकर उससे फीके गोलगप्पे थमाती है। बहू ये ले, मैं तेरे लिए अपने पसंद के फीके गोलगप्पे लाई हूँ, बहुत स्वाद है ये। माँ जी आपने गोलगप्पे वाले भैया को पैसे तो दिए है ना, कहीं फिर तो कोई हमारे घर में पैसे मांगने तो नहीं आएगा ना? अगर ऐसा वापस से हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा माँ जी। बहू तू भी क्या हर वक्त उल्टा बोलती रहती है? अरे मैंने गोलगप्पे वाले को उसके पूरे पैसे दिए हैं, और ये जो पैक करवा कर लाई हूँ ना उसके भी पैसे दिए हैं मैंने।
चाहे तो विमला से पूछ ले। ठीक है माँ जी, लेकिन ये आप ही खाओ, क्योंकि मैं आपकी तरह फीके गोलगप्पे नहीं खाती हूँ। ये मेरे लिए गोलगप्पे नहीं बल्कि सूखी पापड़ी है, इसे खाना ही बेकार है। नीतू वो गोलगप्पे खाने से मना कर देती है। अब किसी को भी नहीं पता था कि सरिता आखिर फीके गोलगप्पे क्यों खाती है। ऐसे ही कई महीने निकल गए। कुछ दिनों बाद नीतू बहुत तीखे चटपटे गोलगप्पे लेकर घर पर आती है और सीधा अपनी सास के पास उसके कमरे में चली जाती है। माँ जी ये देखिए, मैं आपके लिए जन्नत लाई हूँ, मस्त चटपटे गोलगप्पे। अब आपको पता चलेगा कि गोलगप्पे क्या होते हैं। फीके गोलगप्पे ने तो आपका दिमाग ही खराब किया हुआ है। बहू मैं नहीं ये खा सकती, मुझे अच्छे नहीं लगते, ये वाले तू ही खा ले बहू। नहीं माँ जी, आज मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बस ये खाओगी, मतलब कि खाओगी। नीतू अब अपनी सास की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और सास के साथ जबरदस्ती करने लगती। सरिता को भी मजबूरी में वो चटपटा गोलगप्पा खाना पड़ जाता है, जिसे खाने के बाद सरिता पूरे घर में बदबूदार पाद मारने लगती है। आए हाय माँ जी, आपने तो पूरे घर को ही सड़ा दिया। क्या खा लिया आपने ऐसा जो इतने बुरे विस्फोट कर रही हो? बहू मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि मुझे चटपटे गोलगप्पे मत खिला, तूने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसीलिए मैं फीके गोलगप्पे खाती हूँ। अपनी सास की बात सुनने के बाद नीतू अब कभी भी अपनी सास से जबरदस्ती नहीं करती। सुनीता की शादी को करीब करीब 1 सप्ताह ही हुआ था और इन दिनों में ही सुनीता परेशान हो चुकी थी अपने ससुराल वालों से, क्योंकि सुनीता के ससुराल में एक को नहीं बल्कि सबको ही ऊंचा सुनाई पड़ता था, जिससे सुनीता परेशान हो चुकी थी। एक रोज देर शाम सुनीता अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी चाय लाऊं क्या आपके लिए? क्या बोली बहू, गाय लाऊं? हे भगवान, मेरे घर कोई गाय भैंस का तबेला है जो तू गाय को लाने की बात कर रही है? माँ जी गाय नहीं, चाय लाऊं आपके लिए? अरे ऐसा क्या? हाँ बहू ले आ चाय, ये मेरा कान भी ना बिना मशीन कुछ भी सुनता ही नहीं है। अब सुनीता अपनी सास से पूछने के बाद चाय बनाने में लग जाती है और खुद से चाय बनाते हुए कहती है, ना जाने कैसा ससुराल मिला है, 1-2 नहीं पूरा का पूरा बहरा है। अरे कुंती क्या बात है, आज तो बड़े आराम से बैठी है, बहू जो आई है तेरी। क्या बोली विमला, हराम का खाती हूँ? अरे तेरा खाती हूँ क्या, या फिर किसी के घर में चोरी कर ली? लो ये बिना सुने चालू हो गई, जरूर इसके कानों का वायर ढीला होगा। अब जैसे ही विमला कुंती के कानों की मशीन ठीक कर रही होती है। अरे विमला आंटी बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। बहू तू मेरी बहू है या उसकी? तूने सुना नहीं, इसने अभी मुझे क्या कहा कि मैं हराम का खाती हूँ? माँ जी मैं किचन से सुन रही थी, विमला आंटी ने क्या कहा कि क्या बातें आराम से बैठी है। बहू एक तू ही है जो मुझे समझती है, वरना तेरी सास ना जाने मुझे क्या क्या बोल जाती है। अरे विमला तू तो अपनी ही है, क्या अपनों की बातें दिल से लगा रही है, और तू तो जानती ही है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। सुनीता अपनी सास से तो परेशान थी ही, लेकिन अपनी ननद प्रीति से भी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसे भी कम सुनाई पड़ता था, जिस वजह से वो सुनीता से बात बात पर झगड़ा कर बैठती। देर रात प्रीति खाना खा रही थी। ननद जी रोटी लेकर आ जाऊं? पोटी, माँ आपने सुना भाभी क्या कह रही हैं? खाना खाते वक्त भला ऐसी बातें कौन करता है? अभी तो मैंने भी सुना, वो रोटी बोल रही है ना कि पोटी। अच्छा, यहाँ आते आते लगता है रोटी पोटी सुनाई देने लगी। सुनीता खाना पीना बनाकर सोने जाती है तो वो देखती है कि उसका पति सोया हुआ था और खर्राटे ले रहा था। क्या जिंदगी हो गई है, बहरी सास, ऊंचा सुनने वाला पति, और ननद तो बिन सुने मुझसे लड़ पड़ती है। अब अगले रोज सुनीता अपनी पड़ोसन और सास कुंती के साथ मार्केट जाती है। बहू एक तू ही है जो इन बहरों के घर में रह रही है, अगर कोई दूसरा होता ना तो अगले ही दिन उनको छोड़ के चला जाता। विमला आंटी अब तो मुझे इस 1 महीने में ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने सालों से इनके साथ रह रही हूँ। ए विमला जरा मेरे कानों की मशीन तो लगा, मैं भी तो सुनूं, तू मेरी बहू को क्या भड़का रही है? भला मैं क्या कहूँगी तेरी बहू को? चल जल्दी जल्दी मार्केट वापस भी आना है। अब तीनों मार्केट पहुँचते हैं और सब्जियाँ लेने लगते हैं। तभी सुनीता सब्जी वाले से टमाटर के भाव पूछते हुए कहती है, अरे भैया कितने का है टमाटर? अरे मैडम काहे चिल्ला रही हो? अरे बहरा नहीं हूँ मैं। अरे भैया जी माफ कीजिएगा, वो जरा मुझे तेज बोलने की आदत है ना, इसीलिए। लगता है पूरा परिवार ही बहरा है। हाँ भैया जी क्या बताऊँ,
इस वजह से तो मैं बहुत परेशान हूँ। क्या सच में आपका पूरा परिवार बहरा है? ओहो, सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब सब्जी लेने के बाद विमला, कुंती और सुनीता घर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में अचानक से सुनीता के हाथ में पकड़ा हुआ फोन चोर छीनकर भागने लगता है। माँ जी चोर चोर पकड़ो, माँ जी चोर चोर। अच्छा, तो ये बुढ़िया बहरी है। ए अम्मा, ये लॉक कैसे खुलेगा? आपकी बहू खोलने के लिए कह रही है। अब कुंती पीछे घूमकर देखती है तो सुनीता तो चोर को पकड़ने के इशारे कर रही थी और कुंती समझती है कि वो उसे लॉक बताने को कह रही है। फिर क्या, कुंती उस चोर को लॉक बताती है और वैसे ही चोर वहाँ से भाग जाता है। माँ जी, वो चोर आपने पकड़ा क्यों नहीं? हे राम रे राम, अपनी सास को 4 लोगों के सामने चोर कह रही है। अरे देख, इसका वायर इधर लटक रहा है, इसे इसके कान में डाल दे। माँ जी, मैंने आपको चोर नहीं कहा, बल्कि आप जिस फोन में उस आदमी को कुछ बता रही थी ना, वो चोर था। उसने मेरा फोन हाथों से छीन लिया और भाग गया। हे राम रे राम, और मैं तेरे इशारों को गलत समझकर उसे फोन का लॉक भी बता गई। ये ले, तेरी सास तो उस चोर का भला कर गई। ऐसी सासें होती हैं जो अपनी बहुओं का घर ही बसने नहीं देती। विमला तू कुछ भी मत बोल, मुझे नहीं पता चला कि वो चोर था। मुझे लगा बहू से फोन का लॉक खोलने को कह रही है। अब कुंती, विमला और सुनीता तीनों घर आते हैं और घर आते ही सुनीता रोने धोने लगती है। हाय रे, मेरे 25,000 का फोन बड़ी मुश्किल से खरीदा था। अब मैं सास, बहू और साजिश किस में देखूंगी? भाभी क्या हो गया? रो क्यों रही हो? कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, इसका फोन चोर लेके भाग गया। माँ को चोर लेके भाग गया? इस उम्र में माँ चोर के साथ भाग गई? हे भगवान, क्या इज्जत रह गई मेरी। जवान बेटी के रहते माँ भाग रही है। विमला आंटी, इनका भी वायर कहीं से ढीला है, ठीक करके बताओ क्या हुआ है। हे भगवान, मैं तो लुट गई रे। भाभी आप क्यों रो रही हो? हम ढूंढ लेंगे ना माँ को। कहाँ से ढूंढ कर लाएगी अपनी माँ को? मैं कहाँ भाग गई हूँ? माँ आप यहाँ? विमला आंटी तो बता रही थी आपको चोर लेके भाग गया। मैंने कहा था इसका फोन चोर लेकर भाग गया, लेकिन तेरी बेटी ने सुना माँ को चोर लेकर भाग गया। मैं तो चली यहाँ से। ना जाने इस उम्र में क्या क्या सुनना पड़ रहा है। राम रे राम। मुझे कोई लेकर नहीं भागा था, बल्कि सुनीता का फोन चोर लेकर भाग गया। सुनीता अपना फोन चोरी हो जाने का गम तो मना ही रही थी, लेकिन इसके साथ ही वो इस बात से भी दुखी थी कि ये सब उसके परिवार की वजह से हो रहा था। अगर उसकी सास कुंती उसकी आवाज सुन लेती तो शायद ये सब नहीं होता। अब अगले ही रोज फिर से सुबह विमला का आना होता है। अरे कुंती, क्या हाल चाल है? सब खैरियत? मेरा तो चाल चलन ठीक है, तू अपनी बता। जरूर, फिर से इसका वायर डिस्कनेक्ट हो गया। और बहू कैसी है तू? देख तो तेरा चेहरा कितना उतरा हुआ है। आंटी जी, रात भर नहीं सोई हूँ, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था उसे। हाँ हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तू कुछ कह भी तो नहीं सकती। ये सब तेरी बहरी सास का जो किया धरा है ना, जहर भरा है इसके अंदर। मुझे बहरी कह रही है, खुद का मुंह नहीं देखा क्या? उबली हुई मगरमच्छ कहीं की। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई विमला आंटी। अरे तेरी सास उसे पकड़ लेती, लेकिन उसके कान काम ही नहीं करते। सच में तू इस घर में रह कैसे रही है? तू चली क्यों नहीं जाती? यहाँ इन बहरों के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है बस तू। नहीं विमला आंटी, मेरे ससुराल वाले अगर ऐसे हैं तो उसके पीछे भी तो रीजन है ना, कि उन्हें सुनाई नहीं देता। वो शुरू से इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। ये है मेरी बहू के गुण, उसके विचार। लेकिन आज तो मैं इस विमला को नहीं छोड़ूंगी। अब तू ही देख ले बहू, तुझे इनके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है या फिर कई नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। कुंती काफी समय से ये सुन रही थी। अब उसे विमला की बातें बर्दाश्त नहीं होती। क्या बात है विमला, मेरा ही नमक खाकर मेरा ही घर तोड़ने लगी है? अरे कुंती, तू लगता है आज इसका वायर फिट था। अभी के अभी निकल तू मेरे घर से। मेरी बहू को ना जाने क्या क्या भड़का रही है। अरे कुंती, तू मेरी बातों को दिल पर क्यों ले रही है? भले ही सुनीता अपने घर वालों से परेशान रहा करती थी, लेकिन वो अपने परिवार को छोड़कर थोड़ी ही जाने वाली थी। ये देखकर कुंती का प्यार सुनीता के लिए और बढ़ जाता है।